हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो बहुत दिनों बाद, आज ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद एक क्लास डाल रहा हूँ, जो कि अभी तुम्हारा एनटीपीसी तुम लोगों का चल रहा होगा। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि है हमारी, तुमने थंबनेल में दिख गया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो भी हमारे शुरुआत में बने थे उससे रिलेटेड क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब मैं लिख लाया हूँ ताकि तुम्हें कोई वो ना हो, बर्डन ना हो, और मेरा टाइम भी, तुम्हारा टाइम भी खराब ना हो। ठीक, सबसे पहले आ जाता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पहला रेगुलेटिंग एक्ट होता है ये। और ये एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम जो है बदलकर, अब जो है वो बंगाल गवर्नर नहीं रह गया था, अब वो बन जाता है गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? हमारा वॉरेन हेस्टिंग। और इसके साथ में रहते हैं तीन अलग अन्य सदस्य भी रहते हैं इसके, वॉरेन हेस्टिंग के। सॉरी, तीन नहीं, चार सदस्य होते हैं। जल्दी जल्दी में हो गया है गड़बड़। चार सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? फिलिप फ्रांसिस होता है, वर्नेल होता है, मॉनसन होता है, और क्लरिंग होता है। जिसकी डेट याद रखनी है, कब से कब तक था वॉरेन हेस्टिंग? 1773 से 1785 तक रहता है वॉरेन हेस्टिंग। और जो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल के अधीन में हो जाती है इसी के समय में, 1773 के समय में। आगे मैंने लिखा भी होगा, हाँ देखो, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के अंडर में आ जाती है। जो जो भी काम होगा वो बंगाल के नाम पे इन लोगों को किया जाएगा, करा जाएगा। और ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब 1774 का कलकत्ता, वो क्या होता है? 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट जो है उसको स्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें जज बनाया जाता है एलिजा हम्पी को। और एलिजा हम्पी के साथ तीन अन्य सदस्य भी थे। इसमें कौन कौन था? एक तो चैम्बर्स था, दूसरा लिंगस्टर्स था, और तीसरा हाइट था। एल एच एल सॉरी CLH से नाम रख सकते हो इसको याद। जैसे ये बहुत कम ही पूछा जाएगा, वरना यही पूछा जाएगा कितने जजेस, तो 3+1। एक ये मेन जज प्लस उसके साथ तीन अदर जजेस। मेन जज में कौन था? एलिजा हम्पी इसका मेन जज था। और तीन अन्य जजेस में आ गए थे तुम्हारे, आ जाता है सबसे पहले चेम्बर्स आ जाता है, फिर लिंगेस्टर्स आ जाता है, और फिर तीसरे नंबर पे हाइड आ जाता है। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो सबको उसमें जो है डिफाइन किया गया है कि उनके पास क्या क्या पावर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी की इसकी एक्ट के अंदर आ जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसी में जो है तुम्हारे जो एम्प्लॉयज थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, उन लोगों को अपना पर्सनल बिजनेस करने के लिए बंद कर दिया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। और साथ ही अब वो कोई रिश्वत भारतीयों से नहीं ले सकते थे, उस पर भी उन लोगों को जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला आ जाता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया था इसमें। पिट्स इंडिया एक्ट में एक हो जाता है तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं, जो कि सारे पॉलिटिकल मैटर्स को देखता था। और दूसरा हो जाता है तुम्हारा COD, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि सारे बिजनेसेस को देखता था। इसको लाने का जो मेन रीजन था, वो मेन रीजन ये था कि इनमें लोगों में बहुत मैसी हो गए थे, सब काम मैसी हो गया था, कुछ पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं हो रहा था, या कह लो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन क्या काम देखेगा। तो इसलिए जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है 1784 में। और ये जो पिट्स जो नाम है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये पिट्स जो है, ये पिट्स उस समय ब्रिटिश का जो है PM होता है, वही ये एक्ट को लाता है 1784 में। तो उसका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया जाता है। और इसमें दो पार्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक होता है कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल मैटर्स देखेगा। और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो था, ये क्या करेगा? तुम्हारा कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का काम था सारे जो भी व्यापार वगैरह है उसको देखने का। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा पहला जो चार्टर्ड एक्ट आता है, जो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 का। बहुत सारे चार्टर एक्ट हमने पढ़े हैं, पर वो उसी में सबसे पहला जो था 1793 का था। लास्ट चार्टर एक्ट कब आया था ये तुम लोगों को बताना है, नहीं पता तो मैं बता दूं, 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो भी सैलरी वगैरह थी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्ले काम कर रहे थे, उन सबको भारत का जो राज्य कोष था उसमें से इन सबको चुट्टों को पैसा दिया जाना शुरू कर दिया गया था। अब आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में जो कंपनी थी, कंपनी के शासन को जो है अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। जो बिजनेस थी उसकी, बिजनेस में जो मोनोपोली चल रही थी, उन लोगों की मोनोपोली को जो है खत्म कर दिया गया था। और या फिर हिंदी में कहें तो व्यापार पर से जो एकाधिकरण था, मतलब एक जो कंट्रोल कर रहा था, उसको जो है फिनिश किया था। इसी समय में क्रिश्चियन मशीनरीज का आना भारत में स्टार्ट हुआ था, और इसी समय से कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया था 1813 से। उससे पहले इन लोगों को अनुमति नहीं थी आने की इंडिया में।
1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है, चाइना के साथ जो है बिजनेस करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि अब चाइना से बिजनेस कोई नहीं करेगा इनमें से। साथ ही बंगाल का जो गवर्नर होता है, जो भी बंगाल का गवर्नर था, उसको अब कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल। कहाँ का गवर्नर जनरल? भारत का। ठीक। और जो स्लेव सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया था, मतलब कि दास प्रथा जो थी, जो उसको खत्म कर दिया गया था 1843 ईस्वी में, वो जो कि इसी चार्टर एक्ट के अंदर आता है। ये भी तुम्हारा पूछा जाता है किस चार्टर एक्ट के अंदर आता है, तो ये 1833 के एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें जो है कंपनी को अगेन अगले 20 सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, जिसमें कि अभी लेकिन ये कुछ ज्यादा टाइम ये चलेगा नहीं। उसी समय हमारे देश में क्या हो गया था, 1857 की क्रांति आ जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सारा सिस्टम निकल के क्राउन के हाथ में चला जाएगा। तो एक्सटेंशन का कोई बेनिफिट हुआ नहीं था, बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिवॉल्ट जो हो गया था। इसमें क्या किया गया था, जो मैकली कमेटी थी उसको जो है अपॉइंट किया गया था 1854 में मैकले की कमेटी को इसमें अपॉइंट किया गया था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट 1858 का चार्टर एक्ट, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था, तो इसमें बहुत सारे फेरबदल हमें देखने को मिले थे। जैसे जो लास्ट मुगल का राजा था बहादुर शाह जफर, उसको जेल करा दिया गया था। जेल कहाँ भेजा था? उसको लंगून जेल में भेज दिया गया था कि वहीं रहो बेटा, वहीं पेंशन मिलेगी और वहीं निपट जाना, आने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें, यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा काम। क्योंकि इसने जो 1857 की क्रांति में ये एक लास्ट चांस था इसके पास भी, करो या मरो का, तो इसमें मजबूरन वश इसने जो है भारत का साथ दिया था, वरना ये साथ देगा ऐसी शक्ल थी इसकी, ना इसका खानदान था ना इसकी बात थी कुछ ऐसे देने की। ऐसे ही इसमें फर्स्ट वाइस रॉय जो था वो था कनिंग बनता है, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल भी कहते हैं। जो लास्ट गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की पोस्ट को जो है वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो कौन बनता है? फर्स्ट वाइस रॉय कनिंग बनता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सारा शासन निकल के अब चला जाता है हमारे क्राउन के हाथ में। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, वो खत्म हो जाता है और 15 सदस्यों की परिषद का जो है गठन किया जाता है, जिसमें से 8 तो ब्रिटिश थे और 7 जो है कंपनी के निर्देशक मंडल से लिए गए थे। इसके बाद आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या होता है, वाइसरॉय जो था उसको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। कितने महीने के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता था? वो 6 महीनों के लिए अध्यादेश को जारी कर सकता था। शक्तियों का जो भी था, जो भी इनके पास पावर्स थी, उनका विकेंद्रीकरण हो गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीयों को शामिल करने की इस समय से जो है शुरुआत हो गई थी कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन वगैरह बनेंगे उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो कंपलसरी रहेगा। लेकिन ये अलग बात है कि उनको जो है ज्यादा राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे। और इसी समय में जो है बंगाल और जो बंगाल ने बॉम्बे और मुंबई प्रेसिडेंसी को जो है वो विधायी शक्तियों को प्रदान कर दिया गया था। और 1862 के समय में ही जो है 3 जो है हमारे वो बनाए गए थे। 1862 में ही हमारे 3 जो है हाई कोर्ट स्टेब्लिश किए गए थे। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और इसी समय में जो है हमारे 1862 में ही जो है 3 भारतीयों को विधान परिषद में जगह मिली थी। कौन कौन थे? एक थे बनारस के राजा, दूसरा महाराजा पटियाला के और तीसरा सर दिनकर राव। और टोटल अपने इंडिया में कितने अभी हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स अवेलेबल है इंडिया में। और कब स्टेब्लिश हुए थे ये? 1862 में हुए थे। 3 बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इसके बाद आता है हमारा 1873 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। इसमें क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका काम खत्म कर दिया जाता है कि तुम जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, और ये चार्टर एक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं करने को। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडले मिंटो एक्ट। ये मॉडले मिंटो एक्ट को जो है भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, 1909 का। इसका टेन्योर जो था ये सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर वाला जो है मॉडल एक्ट माना जाता है। इसमें जो मॉडले था, मॉडले कौन था? ये भारत का राज्य सचिव था। और मिंटो जो था ये जो है भारत का वॉइस रॉय था, इस समय इंडिया का वॉइस रॉय था और ये राज्य सचिव था। ठीक। इसका जो है पृथक प्रतिनिधित्व का उल्लंघन किया था, मतलब जो भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो रहे होंगे इलेक्शन में, 1909 में इसने कारनामे शुरू कर दिए थे इन लोगों ने। जो भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन में, वो उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट्स दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। मतलब कितना चूतियापे का काम करा था इसने। और वाइसरॉय की जो कार्यकाली थी उसमें जो है 2 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया था। एक थे केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को ऐड किया गया था। इसके बाद जो बजट था, बजट पर क्वेश्चन करने का अधिकार इंडिया को दे दिया गया था। और पहले जो सत्येंद्र सिन्हा थे वाइसरॉय बनते हैं कार्यपालिका परिषद के, और यही जो है हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। 9 दिसंबर को 2 दिन के लिए इनको जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया था काउंसिल का।
कौन सी काउंसिल थी वो अब तुमको बताना होगा। 1919 का आता है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिवॉल्ट, जिसमें जो है बिल्कुल सेम वैसे ही, ये मॉन्टेग्यू जो था ये महासचिव था और ये चेम्सफोर्ड जो था उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था। इसमें भी डुअल जो है उसमें विधायिका में चेंज इसको बांट दिया जाता है, या फिर इसे कैसे कह सकते हैं, जैसे द्वि सदनात्मक, हिंदी में कहें तो द्वि सदनात्मक विधायिका में इनका जो है डिवीजन होता है। एक होता है राज्य परिषद, दूसरा हो जाता है हमारा केंद्रीय विधानसभा। एक होता है राज्य परिषद, दूसरा होता है केंद्रीय विधानसभा। इन दो पार्ट में इनको जो है डिवाइड कर दिया जाता है। और 1926 में एक ली आयोग होती है, ली आयोग का गठन किया जाता है, जो कि यूपीएससी कराने के लिए जो हामी भर देती है, लिखित परीक्षा के लिए जो है सिविल सर्विसों को, सिविल सर्विसों के लिए जो भी लिखित परीक्षा है उनके ली आयोग की सिफारिश पर वो जो है स्टार्ट करने की घोषणा की जाती है। और जो केंद्र बजट था उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होना शुरू होता है और सांप्रदायिक जो है निर्वाचन, इसकी भी शुरुआत इसी समय से हो जाती है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो 17-18 स्लाइड्स की। और साथ में इसमें अगर तुम्हें देखना है तो इसके बाद अगला हम जो देखेंगे वो 1935 का अधिनियम होगा, जिसका सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर असर पड़ा है 1935 अधिनियम का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच, अगर तुमने वीडियो देखी, अपना टाइम दिया है, तो प्लीज गाइस इसको जो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अच्छा, अगर कोई कमेंट वमेंट करना हो तो कर देना, और पार्ट 2 के लिए रेडी लेना। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, शाम तक हो सकता है आ जाए। और चैनल पर बने रहना, प्लीज सपोर्ट। ओके, ओवर एंड आउट। अपने एग्जाम में बढ़िया करो।